का डायग्राम है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सभी कॉन्सेप्ट को डायग्राम के साथ। तो इसमें सबसे पहले आता है माउथ। माउथ से हम फूड को इनटेक करते हैं। इनटेक यानी कि अंदर लेते हैं माउथ के। उसके बाद माउथ में ही जो टिथ होते हैं उनका काम होता है। टिथ क्या करते हैं? ब्रेक द फूड। जो भी हमने फूड लिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देते हैं। इसके बाद रोल आता है गाइज टंग, जो कि माउथ में ही होती है। टंग का रोल क्या होता है? टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। जो भी हमने फूड लिया है उसको टेस्ट करना और उसको रोल करना, इधर से उधर करना, ये काम होता है टंग का। ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप थे। जब फूड रोल हो रहा होता है तो होता है इंपॉर्टेंट काम सलाइवरी ग्लैंड्स का। जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं या फिर कहें प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। सो सलाइवरी ग्लैंड्स पैदा करते हैं यहाँ पर सलाइवा को। ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा यानी कि लार। कुछ टेस्टी फूड के बारे में सोचोगे तो अपने आप आपके मुंह में आ जाएगा सलाइवा या फिर कहें लार। सो आगे दिया है सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमिलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज। ये सलाइवरी एमिलेज जो हमारा फूड होता है, फूड को हम यहाँ पर कहेंगे बायोलॉजिकल जो हम फूड लेते हैं वो होता है स्टार्च। इस स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। सो फूड को हमने यहाँ पर कहा है स्टार्च। जो भी हमारा फूड होता है उसको सिंपल शुगर में या फिर कहें ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को सिंपली हम यहां पर समझ लेते हैं। स्टार्च यानी कि ये होता है फूड। ये फूड सलाइवरी एमिलेज के साथ मिक्स होता है और चेंज हो जाता है शुगर में या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज। इसमें ये चेंज हो जाता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये हमारे माउथ में कई जगह पर होते हैं। माउथ के ऊपर वाले पार्ट में भी होते हैं और जो हमारी टंग होती है उसके नीचे भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो जो भी ये प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ये सभी हमारे माउथ में हुआ। माउथ के बाद गाइस फूड जाता है ईसोफेगस में। इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। माउथ में फूड सलाइवरी एमिलेज के साथ मिक्स होके चेंज हो जाता है शुगर में। उसके बाद काम आता है गाइस ईसोफेगस का। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। ये है हमारा माउथ। इसके नीचे ये वाली जो पाइप है ये है ईसोफेगस जो कनेक्ट होती है स्टमक से। सिंपली वो पाइप जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है उसी को कहा जाता है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। सो इसमें हमें दिया है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरास्टैल्टिक मूवमेंट्स। ईसोफेगस फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है पेरास्टैल्टिक मूवमेंट्स के साथ। पेरास्टैल्टिक मूवमेंट्स को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा फूड है। ये फूड हमारा फूड पाइप के अंदर है। ये फूड पाइप जो होती है ऊपर की साइड से ये कॉन्ट्रैक्शन करती है यानी कि सिकुड़ती है। ऊपर की साइड से ये सिकुड़ेगी और नीचे की साइड से ये फैलने लगेगी। नीचे की साइड से फैलेगी तो जो फूड ऊपर की तरफ है वो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और इसी तरह से वो स्टमक में पहुंच जाता है। इस पाइप की जो वॉल्स यानी दीवारें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ती हैं और रिलैक्स यानी कि फैलती हैं। इसी मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट से ये फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसफर कर देती हैं। सो अब फूड आ गया है ईसोफेगस से स्टमक में। स्टमक को डायग्राम में देख लेते हैं। सो ये है यहाँ पर स्टमक। इसमें हमें पहला पॉइंट दिया है स्टमक इज लार्ज ऑर्गन इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। स्टमक एक बड़ा ऑर्गन होता है। जैसे ही फूड इसमें एंटर करता है ये एक्सपेंड करने लगता है यानी फैलने लगता है। अब सेकंड पॉइंट दिया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स स्टमक के अंदर होता है। जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस, इस जूस को ये रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। इसी में आगे दिया है गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब इन तीनों चीजों का काम क्या होता है स्टमक के अंदर, इसको समझ लेते हैं। पहले समझते हैं HCl को। HCl का काम क्या होता है? मेक्स मीडियम एसिडिक। स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाना। सेकंड है किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। जो भी ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में फूड आया है उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ये किल कर देता है। ये दो मेन काम होते हैं HCl के स्टमक के अंदर। बात आती है पेप्सिन की। पेप्सिन का क्या काम होता है?
ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। जो फूड हमने लिया है उस फूड के अंदर जो भी प्रोटीन्स होते हैं, पेप्सिन उन प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है और पेप्सिन हमेशा वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। सो सबसे पहले HCl ने मीडियम को एसिडिक कर दिया। इस मीडियम एसिडिक होने पर पेप्सिन ने प्रोटीन्स जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट हैं उसको इसने एमिनो एसिड में चेंज कर दिया। थर्ड है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस स्टमक की इनर लिनिंग यानी स्टमक की अंदर वाली वॉल्स या फिर कहें अंदर की जो दीवारें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है HCl से। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर म्यूकस ना हो तो ये हमारी स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर कह सकते हैं उनको बर्न कर सकता है, जला सकता है। ये सारा प्रोसेस हुआ है अभी तक स्टमक में। अब आगे के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब फूड आएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्टमक, इस पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉइंट दिया है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तभी काम होता है लीवर का। लीवर क्या करता है? इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। लीवर दो चीजें प्रोड्यूस करता है, बनाता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट। इन दोनों का काम क्या होता है यहां पर दिया है। बाइल जूस के बारे में सबसे पहले, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है ये इसको अल्कलाइन कर देता है यानी कि बेसिक में चेंज कर देता है। उसके बाद बाइल सॉल्ट का काम क्या है? ब्रेक द लार्ज फैट ग्यूबोल्स। जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इस तरह से होता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, ये इन ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। आगे है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? इट स्टोर बाइल जूस एंड सोल्ट। जो भी लीवर में दोनों चीजें बनी हैं, बाइल जूस और बाइल साल्ट, ये दोनों कहां पर स्टोर होती हैं? गॉल ब्लैडर में। सो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और बाइल साल्ट ये दोनों चीजें फूड के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती हैं। और जो फूड होता है, बाइल जूस फूड को एल्कलाइन कर देता है और बाइल साल्ट जो फूड में फैट ग्लूबोल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हो गया है अल्कलाइन यानी कि बेसिक। अब काम होता है गाइस पेनक्रियाज का। ये है यहाँ पर पेनक्रियाज जो कि स्टमक के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। पेनक्रियाज दो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दोनों का काम क्या है ये देख लेते हैं। ट्रिप्सिन ये सिमिलर साउंड करता है पीछे जो हमने पेप्सिन पढ़ा था उससे। सो दोनों का काम भी एक ही है और दोनों की साउंड भी एक ही है। ट्रिप्सिन पेप्सिन काम भी एक ही है। ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन काम करता है, जो प्रोटीन होता है उसको एमिनो एसिड में चेंज करता है। बिल्कुल यही काम पीछे वाले पेज पर पेप्सिन कर रहा था स्टमक के अंदर, ट्रिप्सिन इसे करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेंक्रियाज में जो दोनों एंजाइम्स बनते हैं वो उनको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ साथ। सो यहाँ पर ट्रिप्सिन आकर जो भी प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। सेकंड है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो भी फैट यहाँ पर इमल्सिफाई किया था बाइल सोल्ट ने, उस फैट को लाइपेज ब्रेक कर देता है। किसमें ब्रेक करता है? जो भी फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है ये। यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूं, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये वर्क करता है सिर्फ बेसिक मीडियम में। सो बाइल जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अल्कलाइन यानी कि बेसिक करता है, उसके बाद ही ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। सो ये सारा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, उसको समझने के लिए चलते हैं आगे वाले पेज पर। माउथ में स्टार्च हो जाता है शुगर में चेंज या फिर कहें ग्लूकोज में। किसकी वजह से? सलाइवरी एमिलेज एंजाइम की वजह से। इसके बाद जो फैट होता है वो चेंज हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये होता है चेंज लाइपेज एंजाइम की वजह से। उसके बाद प्रोटीन चेंज हो जाता है एमिनो एसिड में। कुछ प्रोटीन स्टमक में चेंज हो जाता है पेप्सिन की वजह से, पेप्सिन एंजाइम की वजह से। और बचा हुआ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन से एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है
ट्रिप्सिन की वजह से, ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से। अब जो ये वाला फूड है ये जाएगा बॉडी के सभी सेल्स तक। कैसे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये प्रोसेस होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं गाइज विली। विली क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, then the blood vessels take the food to each and every cell of the बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है विली। सपोज कीजिए ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इस टाइप में फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है विली। इन विलीज की वजह से सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाता है। विलीज फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे सप्लाई कर देती हैं ब्लड वेसल्स को। ब्लड में ये फूड को ट्रांसफर कर देती हैं। उसके बाद ब्लड फूड को बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। बात आती है जो हमने फूड लिया था, क्या उस फूड का हम 100% डाइजेशन कर लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उसका कुछ पार्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं और कुछ पार्ट वेस्ट बचता है। तो जो वेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा उसका क्या होता है? वो वेस्ट पार्ट आता है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। सो इसमें दिया है द अनअब्जॉर्ब्ड फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला फूड एब्जॉर्ब हो जाता है विलीज के थ्रू। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा वो आ जाता है गाइज लार्ज इंटेस्टाइन में, इस वाले इंटेस्टाइन में। जो भी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो भी बचा हुआ मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है वाया एनस, एनस के थ्रू। सो इस तरह से होता है ह्यूमंस में फूड का प्रोसेस या फिर कहें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव या फिर सरवाइव करने के लिए टोटल 4 लाइफ प्रोसेस करने होते हैं। इसमें से हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन में हमने इसके सभी टाइप्स को देखा, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा और उसके बाद पढ़ा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब आते हैं सेकेंड लाइफ प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन। आगे वाले पेज से इसे स्टार्ट करते हैं। आते हैं गाइज रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन क्या होता है? आप कहोगे सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग ही शामिल नहीं होता है। समझ लेते हैं इसे। द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज यानी कि फूड ऑर्गेनिज्म के सेल्स के लिए एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन दोनों की एडिशन से, और इसमें ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना भी शामिल होता है। अगर हम सांस लेंगे तभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। आगे दिया है देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इन दोनों के नेक्स्ट पेज पर। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही है, उसी को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी का प्रोडक्शन या तो विदाउट ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन की कमी में हो, उसको कहा जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों के एग्जांपल्स को समझते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। सो यहां पर है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है गाइज फूड। फूड जब सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सो ये फूड साइटोप्लाज्म में जाने पर चेंज हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है पाइरूवेट और एनर्जी में। अब आप कहोगे पाइरूवेट क्या होता है? सिंपली हम इसे लिख सकते हैं C3H4O3। ये फॉर्मूला होता है गाइज पाइरूवेट का। सो पाइरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ब्रेक डाउन हो जाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। यहां पर एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा हमारा सिंपली C2H5OH। ये फॉर्मूला होता है एथेनॉल का। सो सिंपली पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और
एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देना होगा हमें, सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट। इसे हिंदी में कहा जाता है खमीर। यीस्ट होता क्या है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है फंगस फैमिली से। इसका यूज किया जाता है ब्रेड या फिर केक बनाने के लिए। केक इतना फ्लफी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यीस्ट। जब यीस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है, जब इसे पकाया जाता है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण जो एयर बबल्स होते हैं, उन्हीं की वजह से केक या फिर ब्रेड फ्लफी होता है, इतना सॉफ्ट होता है। सो ये एग्जांपल हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। आते हैं सेकंड पॉइंट पर, पाइरुवेट, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जो पाइरुवेट है ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं, ये होगा C3H6 और O3। ये होता है लैक्टिक एसिड। यहाँ पर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अब बात आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस वाले पार्ट के एग्जाम्पल की। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मसल सेल्स। हमारी मसल सेल्स में ये प्रोसेस होता है, जब हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज होता है, और इस प्रोसेस की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, मसल्स का उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हमारी सांस जो है, हमारी जो ब्रीथिंग है वो तेज होने लग जाती है। हम जल्दी जल्दी इनहेल करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी एक्सहेल करने लग जाते हैं। यानी हमारी मसल्स तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती। जितनी क्वांटिटी में हमारी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए है, उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इस कंडीशन में पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ये आप खुद नोटिस कर सकते हैं। जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं तो हमारी मसल्स पेन करने लग जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उनमें पेन होता है या फिर कहें क्रैम्प्स होते हैं हमारी मसल्स में। अब आते हैं पाइरुवेट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये वाला प्रोसेस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल के अंदर होता है। सो सिंपली ये हो गए हमारे दो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एक एग्जांपल हो गया यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब गाइज नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन से पहले एक पॉइंट और देखना हमें जो कि इंपॉर्टेंट है। सो सिंपली पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा था ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इसी से रिलेटेड हमें एक पॉइंट दिया है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। इस सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी बनती है, वो सिंथेसाइज हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल में। यानी सिंपली एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म होगी एंडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। इसी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। और एटीपी, इसका भी एक केमिकल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला आपको वैसे ही बता देता हूं, एग्जाम में नहीं आएगा। फॉर्मूला हो जाएगा गाइस C10H16H5, इसके बाद O13 एंड P3। यहाँ पर फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोरस कितनी है? 3। ये होता है एटीपी का फॉर्मूला। एग्जाम में नहीं आएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कैजुअली मैंने बता दिया आपको। हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है हमारी बॉडी के सभी सेल्स के अंदर। यही होती है हमारी सभी सेल्स की एनर्जी। इसी एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। सो ये हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम